अध्याय 11 बेबीलोन का ऐतिहासिक वर्णन हिंदीaudiobook.com। इतिहास के पन्नों में और कोई शहर बेबीलोन जितना वैभवशाली नहीं है। इसका नाम सुनते ही हमारे सामने दौलत और वैभव की तस्वीर खिंच जाती है। यहाँ सोने और रत्नों का भरपूर खजाना था। स्वाभाविक है कि यह सुनकर हम सोचेंगे कि शायद यह समृद्ध शहर किसी उष्णकटिबंधीय भूमि पर स्थित होगा, जहां जंगलों और खदानों जैसे प्रचुर प्राकृतिक संसाधन होंगे, परंतु यह सच नहीं है। दरअसल यह यूफ्रेटस नदी के किनारे पर स्थित था। यह एक सपाट और शुष्क घाटी में स्थित था। यहाँ न तो जंगल थे न ही खदानें। यहाँ तो इमारत बनाने के लिए पत्थर तक नहीं थे। यह प्राकृतिक व्यापारिक मार्ग पर भी स्थित नहीं था। बारिश इतनी कम होती थी कि फसलें उगाना संभव नहीं था। बेबीलोन एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो हमें सिखाता है कि उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानवीय क्षमताओं से महान लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। इस भव्य शहर के सभी संसाधन मनुष्यों द्वारा विकसित किए गए थे। इसकी समृद्धि इसके नागरिकों की मेहनत का परिणाम थी। बेबीलोन के पास सिर्फ दो प्राकृतिक संसाधन थे, उर्वर भूमि और नदी का पानी। बेबीलोन के इंजीनियरों ने इंजीनियरिंग के एक महान योजना बनाकर बांधों और बड़ी नहरों के द्वारा नदी के पानी की दिशा बदल ली। ये नहरें शुष्क घाटी में दूर तक गई और उर्वर भूमि को जीवनदायी पानी से सिंचित किया। यह इतिहास में इंजीनियरिंग के सबसे पहले कारनामों में से एक था। इस सिंचाई तंत्र के परिणाम स्वरूप अभूतपूर्व और जबरदस्त फसल पैदा होने लगी। सौभाग्य से बेबीलोन के सम्राटों ने साम्राज्य के विस्तार और युद्ध करके लूटपाट करने में ज्यादा रुचि नहीं ली। हालांकि यहाँ के शासकों ने कई युद्ध लड़े, परंतु उनमें से अधिकांश स्थानीय थे या दूसरे देशों के महत्वाकांक्षी विजेताओं के खिलाफ थे, जो बेबीलोन की अथाह संपत्ति पर नजरें गड़ाए हुए थे। बेबीलोन के उत्कृष्ट शासक इतिहास में अपनी बुद्धि, आर्थिक नियोजन और न्याय के लिए विख्यात है। बेबीलोन का कोई सम्राट इतना महत्वाकांक्षी नहीं था कि वह पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखे। शहर के रूप में बेबीलोन का अस्तित्व अब नहीं है। जिन मानवीय शक्तियों ने हजारों सालों तक शहर को कायम रखा था और इसका विकास किया था, उनके हटने के बाद शहर जल्दी ही वीरान खंडहर में बदल गया। इस शहर का स्थान एशिया में स्वेज नहर के 600 मील पूर्व में और पर्शिया खाड़ी के उत्तर में है। इसका अक्षांश लगभग 30 डिग्री है, जो यूमा एरिजोना का अक्षांश भी है। बेबीलोन का मौसम भी इस अमेरिकी शहर की तरह ही गर्म और सूखा था। यूफ्रेटस की घाटी, जो कभी आबाद और सिंचित थी, जहां कभी भरपूर फसल पैदा होती थी, आज बर्बाद और वीरान हो चुकी है। रेतीली हवाएं इतनी तेजी से बहती है कि घास और रेगिस्तानी झुरमुट भी बहुत कम दिखाई देते हैं। उपजाऊ खेत, विशाल शहर और सामान के लंबे कारवां अब अतीत में दफन हो चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ अरबों के कुछ घुमंतू दल ही रहते हैं, जो छोटे रेवड़ों को पालकर अपना जीवन यापन करते हैं। यह स्थिति लगभग 2000 साल से है। इस घाटी में मिट्टी की कुछ पहाड़ियां हैं। सदियों से यात्री उन्हें पहाड़ियां ही मानते थे। आखिरकार पुरातत्वविदों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि कभी कभार आने वाले बारिश के तूफानों में यहाँ पर बर्तनों और ईंटों के टूटे हुए टुकड़े मिले। यूरोपीय और अमेरिकी संग्रहालयों ने इस अभियान के लिए धन दिया। इन पहाड़ियों पर खुदाई का काम इस आशा से शुरू हुआ कि शायद यहाँ पर कुछ मिल जाए। खुदाई करने से जल्दी ही यह साबित हो गया कि ये दरअसल पहाड़ियां नहीं, बल्कि प्राचीन शहर थे। उन्हें शहरों के मकबरे भी कहा जा सकता है। बेबीलोन भी इनमें से एक था। लगभग 20 सदियों तक हवाओं ने इस पर रेगिस्तानी धूल डाली थी। यह मूलतः ईंट का बना था, परंतु यह मिट्टी में मिल चुका था। बेबीलोन का अमीर शहर आज इस हाल में है। यह मिट्टी के ढेर में बदल चुका है। जब तक इसकी सड़कों, मंदिरों और महलों के खंडहरों पर से सदियों की धूल नहीं हटाई गई, तब तक किसी को भी इसका नाम मालूम नहीं था। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि बेबीलोन और इस घाटी के
अन्य शहरों की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, जिसका निश्चित उल्लेख मिलता है। यह साबित किया जा चुका है कि यह सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी हो सकती है। इस तिथि के निर्धारण के पीछे भी एक रोचक तथ्य है। बेबीलोन के अवशेषों में सूर्य ग्रहण का एक वर्णन मिला। आधुनिक खगोलविदों ने तत्काल उस समय की गणना कर ली जब इस तरह का सूर्य ग्रहण बेबीलोन में दिखा होगा। इस तरह उन्होंने बेबीलोन के कैलेंडर तथा आधुनिक कैलेंडर में एक संबंध स्थापित कर लिया। इस तरह से अब यह साबित हो चुका है कि 8000 साल पहले बेबीलोन में रहने वाले सुमेरवासी दीवारों से घिरे शहरों में रहते थे। हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं कि इससे पहले इन शहरों का अस्तित्व कितनी सदियों से रहा होगा। रक्षा करने वाली दीवारों के भीतर रहने वाले ये लोग बर्बर नहीं थे, ये शिक्षित और बुद्धिमान थे। लिखित इतिहास के अनुसार वे दुनिया के पहले इंजीनियर, पहले खगोलविद, पहले गणितज्ञ, पहले फाइनेंसर और लिपि का प्रयोग करने वाले लोग थे। सिंचाई तंत्र का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है, जिसने शुष्क घाटी को कृषि के स्वर्ग में बदल दिया था। इन नहरों के अवशेष अब भी मिलते हैं, हालांकि उनका ज्यादातर हिस्सा मिट्टी से भरा है। कुछ का आकार तो इतना बड़ा है कि अगर उनमें पानी न हो तो 1 दर्जन घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। आकार में वे कोलोराडो और यूटा की सबसे बड़ी नहरों से भी ज्यादा बड़े हैं। घाटी की भूमि को सिंचित करने के अलावा बेबीलोन के इंजीनियरों ने एक और बड़ी योजना पूरी की। एक वृहद ड्रेनेज सिस्टम द्वारा उन्होंने यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के मुहानों की दलदली जमीन के एक बड़े टुकड़े का पानी निकालकर उसे कृषि के उपयोग में ले लिया। यूनानी यात्री और इतिहासकार हेरोडोटस ने बेबीलोन की यात्रा उस समय की जब यहाँ की सभ्यता शिखर पर थी। हेरोडोटस ऐसे इकलौती बाहरी व्यक्ति है जिनके द्वारा लिखा गया बेबीलोन का वर्णन उपलब्ध है। उन्होंने शहर का चित्रात्मक वर्णन किया है और नागरिकों की असामान्य परंपराओं का उल्लेख भी किया है। उन्होंने यहाँ की भूमि की उल्लेखनीय उपजाऊ क्षमता का उल्लेख किया है और इसके द्वारा उत्पन्न गेहूं तथा जौ की प्रचुर फसल का भी। बेबीलोन का वैभव धुंधला पड़ चुका है, परंतु इसका ज्ञान अब भी सुरक्षित है। इसके लिए हम इसके रिकॉर्ड रखने के तरीके के आभारी हैं। उस प्राचीन युग में कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। इसके बजाय वे गीली मिट्टी पर लिखते थे। पूरा लिख लेने के बाद मिट्टी को आग में पकाया जाता था ताकि वह सख्त हो जाए। आकार में ये मृदा पत्थर 6 बाई 8 इंच के लगभग होते थे। इनकी मोटाई 1 इंच होती थी। लिखने में इन मृदा पत्रों का उसी तरह से प्रयोग किया जाता था जिस तरह आज हम कागज का प्रयोग करते हैं। उन पर दंतकथाएं, कविताएं, इतिहास, राजाज्ञा, देश के कानून, जायदाद के दस्तावेज, प्रोमिसरी नोट और यहाँ तक कि पत्र भी लिखे जाते थे जिन्हें संदेशवाहक दूसरे शहरों तक पहुँचाते थे। इन मृदा पत्रों से हमें इन लोगों के अंतरंग और व्यक्तिगत मामलों की जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए एक मृदा पत्र में एक दुकानदार का रिकॉर्ड मिलता है। इसमें यह उल्लेख है कि एक निश्चित तारीख को एक ग्राहक एक गाय लेकर आया और उसने बदले में उसके 7 बोरे गेहूं लिए, जिनमें से 3 बोरे वह उसी समय ले गया और बाकी 4 बोरे वह बाद में ले जाएगा। शहर के मलबे में सुरक्षित रूप से दफन लाखों मृदा पत्र पुरातत्वविदों को मिले। बेबीलोन का एक उल्लेखनीय आश्चर्य शहर के चारों तरफ की विशाल दीवारें थी। प्राचीन लोग उन्हें मिस्र के पिरामिडों की तरह ही दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक मानते थे। महारानी सेमिरेमिक्स को शहर की पहली दीवार बनाने का श्रेय दिया जाता है। आधुनिक खुदाई करने वालों को मूल दीवारों का कोई अवशेष नहीं मिला है। उनकी ऊंचाई के बारे में भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। शुरुआती लेखकों के वर्णन के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इनकी ऊंचाई 50-60 फुट के बीच होगी, जिसमें बाहरी और जली हुई ईंटें थी और पानी की गहरी खंदक बनाकर सुरक्षा का अतिरिक्त प्रबंध किया गया था। बाद वाली मशहूर दीवारें लगभग 600 ईस्वी पूर्व में सम्राट नाबोपोलेंजर ने बनवाना शुरू की थी।
उसने इतने बड़े पैमाने पर दीवारों के पुनर्निर्माण की योजना बनाई थी कि वह इसे अपने जीवन काल में पूरा नहीं करवा पाया। यह काम उसके पुत्र नेबूशडनेजर ने पूरा किया, जिसका नाम बाइबल के इतिहास में पाया जाता है। इन बाद वाली दीवारों की ऊंचाई और लंबाई अविश्वसनीय थी। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार वे 160 फुट ऊंची थी, यानी किसी आधुनिक ऑफिस की 15 मंजिली इमारत बराबर ऊंची। इनकी कुल लंबाई 9 से 11 मील के बीच होगी। दीवारों का ऊपरी हिस्सा इतना चौड़ा था कि 6 घोड़ों का रथ उस पर आसानी से चल सकता था। इस विराट तंत्र का बहुत कम अवशेष मिला है, सिर्फ दीवार और खंदक बचे हैं। प्रकृति के कहर के अलावा अरब वासियों ने इसकी ईंटें निकाल ली ताकि उनका प्रयोग करके दूसरी जगह पर इमारत बना सकें। इस तरह ये दीवारें अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। बेबीलोन की दीवारों पर लगभग हर विजेता की सेना ने आक्रमण किया। बहुत से राजाओं ने बेबीलोन की घेराबंदी की, परंतु उन्हें हमेशा असफलता ही हाथ लगी। उस समय की आक्रमणकारी सेनाओं को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। इतिहासकार बताते हैं कि उनमें आमतौर पर 10,000 घुड़सवार, 25,000 रथ, पैदल सैनिकों की 1200 रेजिमेंट होती थी, जिनमें से हर रेजिमेंट में 1000 सैनिक होते थे। अक्सर युद्ध के सामान और रास्ते में सेना के भोजन की व्यवस्था करने में 2-3 साल की तैयारी की जरूरत पड़ती थी। बेबीलोन का शहर किसी आधुनिक शहर की तरह व्यवस्थित था। यहाँ पर सड़कें और दुकानें थी। फेरी वाले अपना सामान रिहायशी इलाकों में बेचा करते थे। पुजारी भव्य मंदिरों में पूजा अर्चना करते थे। शहर के भीतर शाही महलों के लिए एक आंतरिक परकोटा था, जिसकी दीवारें शहर की दीवारों से भी ऊंची होती थी। बेबीलोन के निवासी कलाओं में निपुण थे। इनमें स्थापत्य कला, चित्रकार, बुनाई, सोने का काम और धातु के हथियारों तथा कृषि उपकरणों का निर्माण प्रमुख थे। उनके आभूषण निर्माताओं के बनाए अधिकांश आभूषण कलात्मक थे। आभूषणों के बहुत से नमूने बेबीलोन के अमीर नागरिकों की कब्रों में से मिले हैं और संसार के शीर्षस्थ संग्रहालयों में देखने के लिए रखे गए हैं। जब बाकी की दुनिया पत्थर की नोक वाली भाड़ियों से पेड़ काट रही थी या पत्थर की नोक वाले भालों से शिकार कर रही थी और तीरों से लड़ रही थी, तब बेबीलोन के निवासी धातु की कुल्हाड़ियों, भालों और तीरों का प्रयोग कर रहे थे। बेबीलोन के लोग चतुर फाइनेंसर और व्यापारी थे। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर वे धन के मूल आविष्कारक थे और इसका आदान प्रदान करते थे। इसके अलावा वे प्रोमिसरी नोट्स और जायदाद के लिखित टाइल्स के भी आविष्कारक थे। बेबीलोन में शत्रु सेनाएं 540 ईस्वी पूर्व तक कभी प्रवेश नहीं कर पाई। जब शत्रु सेनाओं ने नगर में प्रवेश किया, तब भी वे दीवारों को नहीं जीत पाई। बेबीलोन के पतन की कहानी बहुत असामान्य है। उस समय के महान विजेता साइरस ने बेबीलोन पर हमला करने की योजना बनाई। वह इसकी अजय दीवारों को जीतना चाहता था। बेबीलोन के सम्राट नेबोनिडस के सलाहकारों ने उसे सलाह दी कि वह शहर की घेराबंदी होने का इंतजार न करे, बल्कि शहर से बाहर निकलकर साइरस का मुकाबला करे। इस युद्ध में बेबीलोन की सेना पराजित हो गई और शहर छोड़कर भाग गई। इसके बाद साइरस शहर के खुले द्वार से घुसकर बेबीलोन में दाखिल हुआ और उसने बिना किसी प्रतिरोध के शहर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद शहर की शक्ति और प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम हो गई, जब तक कि कई सदियों में यह शहर पूरी तरह वीरान नहीं हो गया। इसे हवाओं और तूफानों के लिए छोड़ दिया गया ताकि वे एक बार फिर इसे रेगिस्तानी मिट्टी से ढक दें, जिससे यह मूलतः बना था। बेबीलोन मिट्टी में मिल चुका है। अब इसका पुनरुत्थान कभी नहीं हो सकता, परंतु सभ्यता इसकी बहुत ऋणी है। समय ने इसके मंदिरों की गर्वीली दीवारों को मिट्टी में मिला दिया है, परंतु बेबीलोन का ज्ञान आज भी कायम है। धन्यवाद।